नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी ट्री 4.0 जो अपकमिंग वैकेंसी है उसी का तैयारी हिंदी विषय का कर रहे हैं। तो उसी से संबंधित व्याकरण के आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो बना करके उपस्थित हुए हैं, लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को देखिए, चीज़ों को समझिए और एमसीक्यू जो इससे संबंधित दिए गए हैं, जो पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे, संभावित 20 एमसीक्यू है। तो ये 20 एमसीक्यू में आप देखिए कि आपका कितना सही होता है और अंत में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हिंदी से संबंधित कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट का पीजीटी, टीजीटी या ईएमआरएस या केवीएस का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी लाभप्रद होने वाला है, क्योंकि व्याकरण से कहीं ना कहीं हर एक जगह प्रश्न देखने को मिलता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं आज जो है हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं सर्वनाम यहाँ पे अंकित किया गया है। तो आज जो है हम इस वीडियो में सर्वनाम के बारे में विस्तार से जानेंगे। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये लेक्चर 46 है। इससे पहले 1 से 45 तक करवाया जा चुका है, जिसमें 1 से 40 तक हिंदी साहित्य है और 41 से 45 तक जो चल रहा है व्याकरण के टॉपिक चल रहे हैं। तो इसी प्रकार हम लोग एक एक करके छोटे छोटे टॉपिक में व्याकरण के सभी टॉपिकों को देखते चले जाएंगे और अंत में अलंकार रस छंद तक पहुंच जाएंगे। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां आप जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही जो सेट बनाने के लिए 10 प्रश्नों का दिया गया है वो टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, फेसबुक चैनल पे भेजा जा चुका है। अगर आप नहीं लगाए हैं वो सेट तो जाकर के लगा लीजिए। चैनल का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कहीं से भी आप जुड़िए और सेट को बनाइए। 10वां सेट का जो है क्वेश्चन भेजा जा चुका है। तो अगर आप बीपीएससी ट्री 4.0 के टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग के हिंदी विषय का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही जो क्वालिफाई पेपर है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बनिएगा, चीज़ों को समझिएगा और एमसीक्यू का जवाब दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी कोई सिलेबस नहीं जारी करता, तो पीजीटी से ज़्यादा हार्ड सिलेबस कभी कभी टीजीटी का भी है। आप प्रीवियस सेट देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट करवाया गया है उसमें भी देख सकते हैं। तो उसी के दृष्टि से आपको सारा चीज़ पढ़ना है जो यहाँ बताया जा रहा है, महत्वपूर्ण है। कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो अपनी तैयारी को सुदृढ़ करके जाएँ और एग्ज़ाम में अपना रिजल्ट पक्का करें। अगर आप बीपीएससी ट्री 4.0 का नोट्स 25 प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कर दीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे स्क्रीनशॉट भेजने पर। और ए स्टेट के लिए 199 रुपया इसी नंबर पे पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो जो हम नोट्स और प्रैक्टिस सेट देंगे उससे 100% आपका स्टेट हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर प्राप्त करते हैं तो अलग से कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो एक व्याकरण का पुस्तक होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी प्रकाशन का पुस्तक है तो ठीक है, नहीं दिए हैं तो वीडियो के टैग में डॉक्टर वासुदेवानंद प्रसाद का आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना किया गया है टैग, वहाँ से आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, अच्छी बुक है। तो चलिए देखते हैं, इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। हिंदी जंक्शन पे संपूर्ण तैयारी आपका 80 नंबर का और क्वालिफाई पेपर का संपूर्ण जो है मटेरियल उपलब्ध है, आप वहां से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक जो सर्वनाम है उसको विस्तार से जानते हैं और एमसीक्यू को देखते हैं। आज हम सर्वनाम को देख रहे हैं, सर्वनाम के बारे में जानेंगे, इसके भेद को जानेंगे, सर्वनाम कौन कौन होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। इससे पहले वर्णमाला, संधि, समास, शब्द,
संज्ञा, ये सब का क्लास हो चुका है। नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे जो है हम लोग क्रिया, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारे टॉपिकों को देखने वाले हैं। तो आज जो है हम लोग सर्वनाम को देखते हैं। तो कहता है कि संज्ञा के बदले जिन पदों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। यानी यहाँ बात स्पष्ट हो गई कि संज्ञा के बदले जिनका हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। यानी संज्ञा के बदले में आता है, जैसे मैं से जो है बोलने वाला का बोध होता है, तू से सुनने वाले का, यह से निकटवर्ती वस्तु का और वह से दूरवर्ती वस्तु का। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अब देखिए यहाँ बातें बहुत सारे निकल कर के आ गई कि सर्वनाम जो है संज्ञा के बदले में आता है और कुल 11 सर्वनाम है मूलतः। यानी आपसे पूछेगा कि सर्वनाम कुल कितने हैं, तो 11 सर्वनाम हैं। आप देख सकते हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो ये 11 सर्वनाम है मूल रूप से, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसका जो रूप बदलेगा तो आगे उसके बारे में भी चर्चा किया जा चुका है, अभी इतना आपको जानना है। तो एक एक चीज़ों को हम लोग बारीकी से देखते चले जाएंगे और साथ ही जो चीज़ें छूटेगी उसको मैराथन क्लास में भी हम लोग देख लेंगे। अब जो है सर्वनाम के भेद के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। यहाँ 5 भेद हो गया: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो ये 6 जो भेद हैं उसको हम डायग्राम से आराम से समझ सकते हैं। डायग्राम यहाँ दिया हुआ है। यहाँ देखिए पुरुषवाचक है, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो ये 6 भेद माने जाते हैं। अब यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो 6 भेद होते हैं। और सर्वनाम कितने हैं, तो 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो है हम लोग बारी बारी से सभी चीज़ों को समझेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, निजवाचक से सर्वनाम क्या है और उसके रूप कैसे बदलते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में कहा जा रहा है, इसको हम लोग देखते हैं कि किसी पुरुषों यानी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं या कहा जाता है। यानी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले जो आते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तू, आप, वह आदि। अब जो यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर पुरुषवाचक में तो रूप बदलते हैं, तो यहाँ देखिए दिया जा रहा है कि इसके 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखिए उत्तम पुरुष में है मैं और हम, प्रयोग में है मैं लिख रहा हूँ, हम दोनों लिख रहे हैं, हम सब लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार जो है यहाँ प्रयोग बदलता है। मध्य पुरुष में है तू, तुम, आप। अब यहाँ से पूछ देगा मध्य पुरुष सर्वनाम कौन सा है, तो तू या तुम या आप हो जाएगा। उत्तम पुरुष कौन है, तो मैं या हम है। अब देखिए मैं जो है मेन सर्वनाम है और हम जो है उसका बहुवचन के अनुसार रूप बदलते हैं। ये आपको दिमाग में बैठा करके रखना है। मध्य पुरुष में तू है तो इसका रूप बदलता है, तुम हो गया, आप हो गया, मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष में वह है और यह है, यानी वह का वे, यह का ये हो सकते हैं, रूप बदल सकते हैं। रूप कैसे बदलते हैं नीचे हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ क्लियर हो गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक यानी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले जो आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ तक अब स्पष्ट हो गया। अब जो है हम लोग देखेंगे निजवाचक सर्वनाम।
निजवाचक सर्वनाम में कह रहा है कि जो सर्वनाम निजत्व का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, यानी आपको दर्शाने के लिए स्वयं और खुद का भी प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ बात के निकल के आया कि आपको अगर दर्शाना है तो स्वयं और खुद का जो शब्द है, स्वयं और खुद, उसका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम अपने आप खा रहे हो, आपका जो है रूप बदल गया, अपने आप हो गया। मैं खुद कर लूँगा, मैं आप समझ लूँगा। यानी खुद से जो काम किया जाता है, स्वयं से जो काम किया जाता है, वो निजवाचक सर्वनाम का में आता है। जैसे आप, और इसका रूप में देखिए तो खुद है, अपने आप है, स्वयं है, ये सारे क्या है, निजवाचक सर्वनाम हैं। तो यहाँ बात स्पष्ट हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहता है कि जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की वस्तु के निश्चय का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिससे ये निश्चित क्रिया का बोध होता है। यानी ये जब सर्वनाम आएंगे तो एक निश्चितता को लेकर के आएंगे। यानी कोई भी जो है चीज़ को एक निश्चित आकार देते हैं, वाक्य को निश्चित बनाते हैं, उसे जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इनका प्रयोग भी वही ही या यह ही के भाव से, यानी वही ही या यह ही के भाव से होता है। जैसे यह और वह, तो ये दोनों जहाँ भी रहेगा लगभग निश्चितता को दर्शाता है। जैसे रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। अब निश्चित कर दिया कि रोटी बिल्कुल जली है, रोटी मत खाओ, यानी कहीं भी अनिश्चितता यहाँ नहीं है। यह होना ही था, यानी एक निश्चितता बता रहा है कि ऐसा चीज़ होना ही था। वह आम का पेड़ है, और विकल्प देते हैं, वह आम का पेड़ है, एक निश्चित आकार दे दिया। वह गया स्टेशन है। इस प्रकार से अगर आप देखिएगा तो एक निश्चितता प्रदान करता है, तो उसे क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाता है। यानी जिससे एक निश्चय का बोध हो, निश्चित, यानी एक जो है निश्चय के साथ बोध होता है। तो जो वाक्य में निश्चितता निश्चित होती है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा है कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस भी वस्तु से कोई भी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इसमें जो है संदेह की भावना होती है, यानी यहाँ न कहीं मन में एक संदेह की भावना उत्पन्न होता है, यानी निश्चय नहीं होता है। अब देखिए यहाँ जो भी हम बता रहे हैं, चीज़ें को इकट्ठा करके आपको समझने के अनुसार जो है चीज़ें को सरल बनाने का हम कोशिश करते हैं। हो सकता है कि हम उस पर खरा नहीं उतरे, लेकिन पूरा प्रयास करते हैं कि हम सरल शब्दों में आपको समझाएं, क्योंकि कोई भी व्याकरण उठाइएगा तो आपको जटिल सा मालूम होगा, लेकिन उसको हम सरल करने का एक प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो अब देखिए शब्द है जैसे कोई और कुछ, प्रश्न उठता है उसने कुछ नहीं खाया, यानी ये अनिश्चय है क्योंकि कुछ नहीं खाया। क्या कुछ नहीं खाया ये निश्चित नहीं दिया गया है, कुछ नहीं खाया सिर्फ बोल दिया गया है। तो कुछ नहीं खाया यहाँ क्या है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। यानी वह वाक्य जिसमें सर्वनाम आते हैं और अनिश्चय या निश्चितता का बोध करवाते हैं तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यानी यहाँ एक संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। तो कोई और कुछ जहाँ भी दिखे समझ जाइए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और वो वाक्य जो है अनिश्चय वाक्य हो जाएगा, यानी निश्चित वाक्य नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आ जाएगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह है जो किसी निश्चित वस्तु का बोध ना करवाता हो, वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे कोई और कुछ। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी संबंधवाचक सर्वनाम।
तो जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो और सो। जैसे जो साधु यहाँ बैठा है वह ठग है, यानी वह भी आया और जो भी आया। तो एक सर्वनाम को दूसरे सर्वनाम में जो संबंध स्थापित करता है वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी जो एक दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित करवाता हो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो और सो, यानी जो आया है सो जाएगा यह सत्य है, यानी जो आया है सो जाएगा यह सत्य है। तो यहाँ देखिए सो आया, तो यहाँ संबंध स्थापित कर रहा है। तो जब एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए जब कोई सर्वनाम काम करता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इतनी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहता है कि प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी से कोई प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम को ज़्यादा समझने के लिए कुछ नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहेगा और इसमें जो है कौन और क्या मूल रूप से प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन और क्या जो है मूल रूप से प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रयोग में आता है कौन आता है, तुम क्या खा रहे हो। दोनों वाक्य में देखिएगा तो कौन और क्या आया है और दोनों क्या है, प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तो ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। तो ये सर्वनाम के भेद थे, सर्वनाम के बारे में जो जानकारी था वो हम बताए हैं। अब कुछ नोट पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ नोट में पहला पॉइंट लिखा जा रहा है कि सर्वनाम का रूपांतरण वचन, रिंग और कारक के अनुसार होते हैं। यानी सर्वनाम का जो है बदलाव तो होता है लेकिन किसके अनुसार, तो वचन के अनुसार, रिंग के अनुसार और कारक के अनुसार होते हैं। जैसे मैं का हो जाएगा मैंने, हम, हमने, मेरा, मेरी, मुझे, मुझको। तो ये मैं का रूप है, यानी मैं जो सर्वनाम है उसके रूप है जो वचन के अनुसार, रिंग के अनुसार और कारक के अनुसार क्या है, बदल जाते हैं। जैसे तू, तुमने, तुम, तुमसे, तुम लोग, तुम सब। तो ये क्या है, रूपांतर हो रहा है। वह का देखिए तो वे, उसने, उसका, उनका, ये क्या है, वह का रूप है। यह का देखिएगा तो यह, इसने, ये, इन्हें, इनसे, कोई, किन्हीं, किसी आदि। अब देखिए कोई का रूप बदल रहा है। तो इस प्रकार आप देख लीजिए कि सर्वनाम का जो रूपांतर होता है तो वचन, रिंग और कारक के अनुसार उसका रूपांतर होता है, यानी उसके अनुसार क्या है, सर्वनाम बदल जाते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वनाम का रूपांतर किसके अनुसार होता है, तो वचन, रिंग और कारक के अनुसार सर्वनाम का क्या है, रूपांतर होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और कुछ पॉइंट है। तो आगे पॉइंट है डॉक्टर डिमसित्स ने सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी यानी एक अलग श्रेणी संयुक्त सर्वनाम का उल्लेख किया है। अब देखिए यहाँ बातें निकल कर आई कि एक डॉक्टर डिमसित्स हैं जो सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी यानी संयुक्त सर्वनाम का उल्लेख किया है। तो ये बहुत बड़ी पॉइंट है। वे इसका परिभाषा में लिखते हैं कि एक से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाए गए सर्वनाम संयुक्त सर्वनाम कहलाता है। यानी वे जो है संयुक्त सर्वनाम की एक परिकल्पना करते हैं, पृथक श्रेणी मानते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि जब एक से अधिक शब्दों को जोड़कर, यानी एक से अधिक सर्वनाम जब आपस में जोड़ते हैं, एक अधिक शब्द हो सकता है या अधिक सर्वनाम भी हो सकता है, तो एक से अधिक शब्द या एक से अधिक सर्वनाम आपस में जुड़ करके जब नए सर्वनाम का निर्माण करते हैं तो उसे क्या है, संयुक्त सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई ना कोई, सब कोई, कुछ ना कुछ,
कोई कोई, कुछ कुछ आदि। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि एक से अधिक शब्द है, एक से अधिक सर्वनाम आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या है, संयुक्त सर्वनाम की श्रेणी में आता है। तो इतनी बातें सर्वनाम के संबंध में आपको जाननी चाहिए और मैंने भरसक प्रयास किया है कि आपको कोई चीज़ ना छूटे और बताने का प्रयत्न किया है। अब यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि संयुक्त सर्वनाम का जो है परिकल्पना किसने किया है, तो डॉक्टर डिमसित्स ने किया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और वो क्या किया है, डिमसित्स ने पृथक श्रेणी माना है, उसे क्या नाम दिया है, तो संयुक्त सर्वनाम नाम दिया है। ये बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे आगे एमसीक्यू को, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो उसका एमसीक्यू देखना ज़रूरी होता है। बिना एमसीक्यू का कोई भी टॉपिक जो है पूर्ण नहीं होता है। और कहीं भी अगर आप पढ़िएगा, कोई भी किताब में पढ़िएगा तो थोड़ा जटिल रूप से बताया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ सरल रूप में बताने का प्रयास किए हैं। और साथ ही कोशिश है कि जो जितना टॉपिक अगर व्याकरण का तैयार हो जाएगा तो एक जो है संपूर्ण किताब के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि प्रिंट जो करवाते हैं उससे पैसा बच सके और हमको जो पे करते हैं वो पे नहीं करना पड़े, डायरेक्ट बुक आप परचेज कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं अब एमसीक्यू को। पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है आपको बताना है। यहाँ विकल्प दिया गया है, 5 विकल्प रहता है। चौथा और 5वां विकल्प आपको फंसाने के लिए, दुविधा में डालने के लिए यहाँ प्रयोग किया जाता है बीपीएससी के द्वारा, तो इससे आपको बचना है। और ये दोनों विकल्प के चक्कर में जो है 2-3 नंबर गलत हो जाता है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि आपको जो है एक सटीक आंसर रहेगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। तो प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है, प्रीवियस सेट करवाया जा चुका है, 5-6 बार उसको देखिए और सेट जो देते हैं मदद बनाने के लिए उसको बनाइए, तो आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 29 प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है और 9 प्रीवियस सेट, तो लगभग 38 करवाया जा चुका है। कोई भी पुस्तक अगर खरीदिएगा तो 25 प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा नहीं रहता है और हम 40 लगभग करवा चुके हैं। तो आप खुद सोचिए हम आपके लिए कितना मेहनत करते हैं और हाँ आप जो है हमें कितना सहयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। कोई जो है अनिश्चयवाचक है और कोई के साथ क्या रहता है, कुछ रहता है। अब देखिए हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाते हैं क्योंकि स्क्रीन छोटा पड़ जाता है। तो आगे अगर डिजिटल बोर्ड होगा तो मैराथन क्लास में देखेंगे और हो सकता है कि आप लोग सहयोग कीजिएगा तो डिजिटल बोर्ड जल्द ही आ जाएगा, उसके लिए आपको सूचना दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है, ऊपर में हम लोग पढ़े थे, तो विकल्प क सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग छोटे छोटे टॉपिक में पढ़ते चले जाएंगे। आज 6ठा टॉपिक देख रहे हैं व्याकरण का। लगभग हमको लगता है कि 1 महीना में व्याकरण का लगभग सभी टॉपिक हम करवा देंगे, कोशिश मेरा यही है। और आपकी जो तैयारी है लगभग पूर्णता को प्राप्त करेगा। जो चीज़ें बीच में छूट जाएगा उसको हम लोग बाद में 1-2 टॉपिक जो बचेगा उसको देखते चले जाएंगे। जैसे हिंदी साहित्य में 2-3 टॉपिक बचा हुआ है उसको हम लोग देख लेंगे अंत के दिनों में। तो अभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं उसे हम लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है संबंधवाचक सर्वनाम कौन है। तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन है आपको बताना है। तो संबंधवाचक जो सर्वनाम है वह जो है और साथ में सो रहता है, तो ये संबंधवाचक रहेगा, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। इस वाक्य में यह क्या है, तो यह जो है वो सर्वनाम की श्रेणी में आता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है आपको बताना है। अब देखिए कोई ना कोई तो मेरी बात सुनेगा, बिल्कुल है। किसी ने पत्थर मार दिया, बिल्कुल है। हमने भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा, क्या सीखा ये निश्चित नहीं है। तो तीनों क्या है अनिश्चयवाचक जो है वाक्य है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एक से अधिक जब सही होता है तो विकल्प घ की ओर हम लोग
आते हैं और विकल्प घ है एक से अधिक सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग के आधार पे जो सर्वनाम के भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं और ऊपर पढ़ाया जा चुका है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम का रूपांतर किस दृष्टि से होता है? किस दृष्टि से होता है? तो सर्वनाम का रूपांतर ऊपर बताया जा चुका है, लिंग वचन और कारक के अनुसार क्या है, सर्वनाम का रूपांतरण होता है। लेकिन ये प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा गया था और वहाँ इसका इनमें से कोई नहीं माना गया था, क्योंकि बीपीएससी इस प्रश्न को ध्यान नहीं दिया। लेकिन विकल्प क इसका सही होना चाहिए, जो कि उन्होंने गलत माना था, तो विकल्प क इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है? मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा है आपको बताना है। तो ऊपर पढ़ाया जा चुका था कि मध्यम पुरुष जो है तू तुम आप होता है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ये जो प्रश्न है, 2-4 प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा गया था वहीं से उठाए हैं, और कुछ प्रश्न जो है संभावित प्रश्न जो कहीं ना कहीं पीजीटी में पूछा हुआ है वहीं से उठाकर आप लोग को दिए हैं, यानी हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में सर्वनाम की सही परिभाषा क्या है? तो संज्ञा के स्थान पे आने, अब देखिए क्रिया के स्थान पर आने वाले शब्द नहीं, विशेषण के स्थान पर आने वाले शब्द नहीं, संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्द बिल्कुल, यानी संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आते हैं, संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सर्वनाम कहा जाता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। तो ऊपर में भी सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, और ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, तो आप खुद देखिए। और सर्वनाम पढ़ा देने के बाद हमें नहीं लगता कि आपको कोई प्रश्न सर्वनाम से छूटेगा। हमने हद तक कोशिश किया है कि आपको संपूर्ण जानकारी दे दिया जाए। अगर कहीं कुछ कमी रह गया है तो मैराथन क्लास में इसको पूरा कर देंगे। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो आपको पता होना चाहिए 11 सर्वनाम है जो ऊपर बताया गया था, यानी 11 सर्वनाम शब्द हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए कितने सर्वनाम हैं, कितने भेद रहते या कितने प्रकार रहते तो 6 हो जाता, लेकिन कितने सर्वनाम हैं तो 11 सर्वनाम है, ये पूछा गया है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए विकल्प कोई जो है अनिश्चयवाचक है, तो ये तो गलत हो गया। यह निश्चयवाचक है, जो है संबंधवाचक, तो ये भी गलत है। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे किस सर्वनाम का उदाहरण है? जैसा करोगे वैसा भरोगे किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो जैसा तैसा ये जो है संबंध दर्शा रहा है एक दूसरे से। तो जब संबंध दर्शाने का काम जब सर्वनाम करता है तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर देता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर देता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो अपने आप जो शब्द आता है, स्वयं जो आता है, खुद जो आता है, ये निजता को दिखाता है, यानी निजवाचक सर्वनाम है। विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है? आपको बताना है इनमें से कौन जो है संयुक्त सर्वनाम की श्रेणी में आता है। तो ये कोई और कुछ जो है ये तो जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन जब 2 सर्वनाम आपस में जुड़ करके या 2 शब्द आपस में जुड़ करके 2 या 2 से अधिक जब एक नए सर्वनाम का निर्माण करते हैं तो उसे संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है, यानी विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। और संयुक्त सर्वनाम की संकल्पना डॉक्टर डिमसिक्स ने किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
कर कोई आया था वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? कर कोई आया था, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा शब्द है आपको बताना है। तो कर जो है ये तो अभिकारी शब्द है, अवयव है। कोई जो है बिल्कुल सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आया जो ये तो क्रिया है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ऊपर पढ़ाया जा चुका है। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ वाक्य में इन्हें किस पुरुष का उदाहरण है, यानी कौन सा पुरुष का उदाहरण है, इन्हें किस पुरुष का उदाहरण है? तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ, तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ स्पष्ट हो रहा है कि ये जो है वह या ये से बना है जो अन्य पुरुष की श्रेणी में आता है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। तो आपको अब पता चल गया होगा कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है, कैसे प्रश्नों का जो है निर्माण किया जाता है, कैसे आपको प्रश्नों में उलझाया जाता है, यहाँ आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न है, मुझे किस पुरुष का उदाहरण है? तो मुझे जो है किस पुरुष का उदाहरण है आपको बताना है। तो ये जो है उत्तम पुरुष का उदाहरण है। मैं से जो है मुझे शब्द बनाया गया है, यानी कारक के अनुसार जो है शब्द का परिवर्तन किया गया है, सर्वनाम का परिवर्तन हुआ है, मैं से मुझे बनाया गया है। तो ये उत्तम पुरुष सर्वनाम की श्रेणी में आ जाएगा। विकल्प क सही हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कैसे प्रश्न बनाता है, कैसे प्रश्नों को जो है बना करके आपको शब्दों में उलझाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए जो मैंने बताने का प्रयास किया है। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, उदाहरण का नहीं उदाहरण है, यानी कौन सा उदाहरण जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का नहीं है आपको बताना है। तो देखिए कोई जो है अनिश्चयवाचक है, कुछ भी है और किसी भी है। तो ये तीनों क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो तीनों जो है पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है कि कौन नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प अंग हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों के तीन जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आपको किसी में जो है दुविधा हो रहा होगा, लेकिन ये जो है कोई का रूप जो है बदल रहा है, तो ये भी क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आ जाता है। तो विकल्प इसका अंग सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आज मैंने सर्वनाम चैप्टर को बताने का प्रयास किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और मैंने भरसक प्रयास किया है कि सब कुछ जो है इसमें समाहित कर दिया जाए। अगर कहीं से कोई चीज़ छूट गया है तो उसको हम लोग मैराथन क्लास में देख लेंगे, और इसी तरह जो है व्याकरण के छोटे छोटे टॉपिक करके हम लोग देखते जाएंगे, जिससे आपका तैयारी बेहतर होता जाएगा। तो कोई भी लेक्चर है उसको 3-4 बार 5 बार देखिए, और प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट जो दिया गया है उसको 5-7 बार बनाइए, ताकि आपका निर्णय लेने की शक्ति जो है वो अच्छी हो सके, उस पर पकड़ बन सके। और आप एग्ज़ाम में बैठिए तो गलत नहीं करें, एक एक प्रश्नों को अपने झोले में उसके अंकों को डालें और अपना मेरिट पक्का करें। तो मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि 34.0 हिंदी का नोट्स चाहिए तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07, इस पे जो है 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, और उसका जो है पेमेंट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो इधर से हम जो है नोट्स 25 प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट आपको भेज देंगे। स्टेट के लिए इसी नंबर पे 199 रुपये आपको भेजना है और उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। तो हम जो भेजेंगे उसको पढ़ने से आपका रिजल्ट हो जाएगा। मेरा नोट्स प्रैक्टिस सेट ये सब रखते हैं, तो अलग से कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण तैयारी 80 नंबर और क्वालिफाई पेपर का यहाँ से हो जाएगा। अब इस 20 MCQ में आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइए, और हम समझ सके कि आप मेरे साथ बने हुए थे।
दूसरी बात है कि जितने भी चीज़ें दिए गए हैं हिंदी जंक्शन पे उसको पढ़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से 4000 प्लस बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आप भी कर सकते हैं। तो आज जो है मैंने सर्वनाम को बताया और इसी तरह आगे हम लोग बताते रहेंगे, मिलते रहेंगे यहीं पे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो विदा देते हैं, जय हिंद।